हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन क्या है, और उस टाइप के प्रॉब्लम यदि आपके सामने आता है तो उसको कैसे अप्रोच करोगे, उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। आज उसी पे बेस्ड मैं दो न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला जो न्यूमेरिकल्स है क्या है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे बेस है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। दो क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, आई मीन एमीटर के बारे में हम स्टडी करेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में स्टडी करेंगे, और गैल्वेनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह क्यों यूज करते हैं, और जब उसको हम वोल्ट मीटर की तरह या एमीटर की तरह यूज करेंगे तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो आइए पहले ये दो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, टू गेट मैक्सिमम करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms one can use m rows of n cells connected in series। आई मीन क्या है, m rows दिया हुआ है, each रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24, कितने दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स 24, and the internal resistance of each cell is 0.5 ohm, then आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो और फिर ट्राई करो कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर देता हूँ। ये सर्किट दिया हुआ है, देखो ये दो सेल्स हैं जिसका ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि R का क्या वैल्यू होगा। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R थर्मल पावर डेवलप इन इट इज मैक्सिमम। आई मीन इसमें जो पावर डेवलप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके कॉरस्पॉन्डेंस R का क्या वैल्यू होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? और ऑप्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। किसको? इसको। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ। कल मैंने बताया था, इंग्लिश के पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या है, यदि नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, आपको मिक्स कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना है। तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, m रोज हमने कंसीडर किया था, और ईच रो में हमने क्या किया था, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए थे। तो आपको भी मालूम है, यहां मैं बोलूं क्वेश्चन से कि टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, सेल्स कितने होंगे, इसको मैंने n कैपिटल N कंसीडर किया था। तो दैट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, m into n। सही है, क्या होगा, m into n। आई मीन नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो डिवाइडेड बाय इनटू क्या होगा, नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गया। तो m into n आपको क्या होगा, मालूम चल गया कितने, 20। एक इक्वेशन मालूम चल गया, ठीक है। अब ये भी बताया था, देखो मैं डायरेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि देखो तो ध्यान से, क्या है कि n सेल्स है, ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स है जो पहले सीरीज में कनेक्टेड है। क्या चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ E है, फिर R ईएमएफ E, R ईएमएफ E। तो यहां मैं पूछूं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस N into R हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, N into R, और इक्विवेलेंट जो सेल होगा क्या होगा, N into E हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो में होगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, सेकंड रो में भी होगा, थर्ड रो में होगा,
ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं, n नंबर। ये समझ में आया ना? तो डायरेक्ट ये फर्स्ट रो होगा, इसी तरह क्या होगा सेकंड रो, थर्ड रो। तो ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, देखो कल बताया भी था, ठीक है। देखो ऐसे ही हम करेक्ट करेंगे ना जाएगा डायरेक्ट। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, m रो, ठीक है। जस्ट तुमको कुछ नहीं आता है तो तुम देख सकते हो। उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। ये सर्किट हो जाएगा। ये इसको मैंने RL कंसीडर किया था, समझ में आया? मैंने क्या किया, ईच रो को क्या किया, उसके इक्विवेलेंट सेल से क्या किया, ईच रो में जितने सेल्स हैं उनको क्या किया, एक इक्विवेलेंट सेल से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यही हुआ ना। तो फर्स्ट रो में देखो एक ऐसे सेल हो जाएगा, फिर सेकंड, और सभी क्या है पैरेलल कनेक्टेड है। देखो यहां से क्या होगा, n इंटू ई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, n इंटू आर, ये भी n इंटू आर एन ई, ठीक है। n इंटू आर एन ई, ये भी क्या हो जाएगा n इंटू आर और एन ई, सही है। ये आ गया। अब इस सब को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी कितना हो जाएगा, देखो तो NR अपॉन M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NR अपॉन M। और जिसका EMF कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे NE होगा क्या, कल ही बताया था इसके पहले लेक्चर में। क्या बताया था कि यदि n आइडेंटिकल सेल्स क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो जो इक्विवेलेंट सेल होता है उसका जो EMF होता है सिंपल क्या होता है, किसी इंडिविजुअल सेल के EMF के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यही सर्किट हो गया, ठीक है। अब यदि मैं मान लो यहां से करंट, मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। यहां से करंट आई जा रहा है, करंट भी पूछा जा सकता है तुमसे। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन मैंने बताया था कि इस केस में देखो तो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम होता है उसी सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डेंस पावर डिसिपेशन भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमने यही क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हो गया, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज EMF ऑफ द बैटरी। तो फॉर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं। फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट या टू गेट मैक्सिमम करंट, ऐसे लिख सकते हैं, टू गेट मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट इन सर्किट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, क्या होगा, पावर डिसिपेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी मैक्सिमम। देखो रटना नहीं है, समझ में आया ना। पहले क्या करना है, सर्किट सिंप्लीफाई कर लो, यहां तक आ जाएगा। अब तुम जानते हो कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन होता है, लोड रेजिस्टेंस शुड भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही होगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा, NR अपॉन, ठीक है, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL, यही लिखा था। तो NR इक्वल टू क्या होगा, MRL, सही है, ठीक है। अब M, अब देखो यहां से R का वैल्यू देखो, R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0.5। तो 0.5 N इंटू M का वैल्यू, सॉरी M इंटू RL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। तो यहां देख सकते हो N इक्वल टू M अब इंटू क्या हो जाएगा, 6, सही है क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अरे सही है, देखो तो ये कितना हो जाएगा, N/2। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखो M इंटू N इक्वल टू क्या था, 24, फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ऑप्शन से जाओ,
यहाँ वैल्यू रखो और चेक करो कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ से m और n का क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा बता सकते हो तो क्या हो सकता है? देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड। अब देखो यदि तुम ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख रहे हो कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, यदि ये कंडीशन याद रख रहे हो ये वाला और एक m × n नंबर ऑफ सेल्स कितना होता है, तो दो स्टेप में क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल जो प्रोसीजर है उसको पहले क्या करो, सीरीज इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो सभी सेल्स को, उसके बाद पैरेलल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो। एक देखो इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। यहाँ से तुम आसानी से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन लिख दो और फिर दो इक्वेशन और दोनों आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m², ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 6 = 24, 4 तो m = क्या हो जाएगा 2, m = 2 हो गया तो n = आपको भी मालूम है कितना हो जाएगा 12। देखो m = 2, n = 12, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, समझ में आया? तो दो पॉइंट भी आपको याद है, क्या क्या, ये वाला कंडीशन की मैक्सिमम यहाँ याद रखना, m क्या है, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, m क्या है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, rl क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस, और आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आसानी से m और n का क्या कर सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना? दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आई मीन इस टाइप का आया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ध्यान रखना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर सेल और इक्विवेलेंट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो ध्यान से, हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों सेल को क्या करेंगे, एक देखो तो दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है क्या, देखो ध्यान से, अरे दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक सिंगल सेल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो सर्किट कैसे हो जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा ईपी और दिस इज क्या हो गया आरपी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से एक स्टेप में आ जाएगा और यहाँ से बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर, यहाँ से ईपी कितना होगा, कल ही बताया था, क्या बताया था, E1/R1, ठीक है, प्लस E2/R2 इनटू आरपी। ठीक है, और आरपी मैंने बताया था, आरपी इक्वल टू क्या होगा, R1/R2/R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं फॉर या टू गेट क्या होगा, टू गेट पी डी मैक्स। पी डी मैक्स का मतलब क्या होगा, पावर डेवलप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम और पावर डिसिपेशन, दो सेम हुआ। पी डी मैक्स क्या होगा, आरपी शुड बी इक्वल टू क्या होगा, आर। ठीक है, यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा, R1/R2/R1 प्लस R2। देखो एक स्टेप में आ गया। यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि एमीटर वोल्ट मीटर क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, 10th क्लास में भी आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में, तो अब देखो यार, अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एमीटर। क्या पढ़ेंगे, सिंपल एमीटर। ठीक है, एमीटर किसके लिए यूज होता है, आप लोग जानते हैं। एमीटर का यूज काम क्या है कि करंट को क्या करना, सर्किट में किसी भी सर्किट में किसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको यदि आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो एमीटर का जो सिंबल होता है वो मैं लिख देता हूँ। देखो सिंबल ऐसे तुमको दिखने के लिए मिलेगा,
ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे एमीटर होता है, सर्किट को ब्रेक करके उसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर कर लेते हैं। वही क्या होता है, एमीटर का रीडिंग होता है। तो सबसे पहले क्या है, एमीटर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज सिंपल, इट इज यूज्ड टू मेजर current, it is used to measure current in, और क्या होगा, सर्किट। समझ में आया क्या, ठीक है। अब करंट यदि सर्किट में मेजर करना है तो आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप तो आपको क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, इट इज ऑलवेज, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज of circuit in which current to be measured, ठीक है। जिस सर्किट में करंट मेजर करना है, क्या है, उसमें क्या होता है, उस सर्किट में क्या होता है, सीरीज में हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि प्रैक्टिकली, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, प्रैक्टिकली इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको मैं आर ए का मतलब क्या होगा, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज वेरी स्मॉल, क्या है, ऐसे लिख सकता हूं, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, नियर 1 ओम 2 ओम 10 ओम 5 ओम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होगा, उसको हम देखेंगे, जब मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखना है कि आइडियल, कोई पूछे कि आइडियल या आइडियली इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज ऑलवेज, क्या होता है, ऑलवेज 0, ठीक है। आई मीन क्या होगा, आर ए क्या होना चाहिए, नियरली, ठीक है। कब, आइडियल केस, ये आइडियल यानी क्या है, अभी मैं बता दूं आपको कि जब भी क्वेश्चन में एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो हम क्या मान लेते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। व्हेन एवर इट हैज नॉट बीन सेड अबाउट द करंट, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ऑलवेज कंसीडर आइडियल एमीटर का मतलब क्या होगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या होना चाहिए, एमीटर एज स्मॉल एज पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपको 2-3 पॉइंट है जो याद रखना है कि एमीटर का काम क्या हो, किसी भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना है तो एमीटर को हम क्या करते हैं, उस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। आप कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्या करेंगे हम, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। जब हम एमीटर डिजाइन करते हैं तो हमें सोचते हैं कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी कम हो सके उतना हम कम करें, मिनिमम रखें, सो दैट मुझे जो एक्चुअल करंट मेजर करना है वो अपने हम मेजर कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको प्रूव करता हूँ, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल
एकदम अच्छे से समझना है। देखो ये क्या है, कोई बैटरी है और सिंपल है, क्या है सिंपल है, ये कोई रेसिस्टेंस दिया। मैं यहाँ कौन सा बैटरी कंसीडर कर ले रहा हूँ, आइडियल बैटरी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर दिया, ठीक है। अभी मान लो कि क्या करना है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हमने देखो यहाँ एमीटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, क्या हमने एमीटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आई आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इक्वल टू कितना होगा ये बता सकते हैं, ठीक है। आई क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो देखो ये क्या होगा, आई मीन विदाउट क्या है, कनेक्टिंग एमीटर क्या है, एक्चुअल रीडिंग है, मुझे यही मेजर करना है। एक्चुअल में इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखो कोई पूछे कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आई फ्लो हो रहा है, आपको आई मेजर करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू, करंट क्या है, ट्रू करंट है, दिस इज ये में दिस। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक्चुअल में एमीटर के थ्रू करंट मेजर करना है। अब देखो तो मैंने क्या बताया था कि क्या करो, सर्किट को ब्रेक कर दो और एमीटर को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट। अब तुम बताओ, मुझे आई मेजर करना है तो पैरेलल में तो नहीं है, ऐड कर लेना है, पैरेलल में ऐड करके तो कुछ करंट इधर से चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं। अब हमको क्या मेजर करना है, देखो मैं एमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हमने आर मान लिया, ये क्या हो गया, आर हो गया, ये तो चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ करंट इतना तो नहीं जाएगा, कुछ तो करंट चेंज हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ आई डैश, क्या लिख रहा हूँ, आई डैश। देखो बहुत अच्छे से तुमको समझना है, आई थिंक मैंने 10th क्लास में। अब मुझे क्या करना है, आई मेजर करना था, लेकिन जैसे ही हमने एमीटर मेजर किया तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसके वजह से इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई नहीं जाएगा, आई डैश जाएगा, ठीक है। मुझे मेजर क्या करना है, आई करना है, एक्चुअल करंट मेजर करना है, ट्रू करंट जिसको बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मेजर वैल्यू। देखो यहाँ क्या होगा, आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है। दिस इज क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया क्या, दिस इज क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज, कोई डाउट नहीं है। अब यहां थोड़ा सा और मैं एक एरर भी पूछा जाता है, ठीक है, देखो ध्यान से कि मेजरिंग एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां मैं लिखूं एरर क्या होगा, देखो तो एरर डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू, यही होगा। ट्रू वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू कितना है, ई अपॉन क्या है, आर, माइनस क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस क्या है, आर। यहां से आप ई भी लिख सकते हो, ई, ठीक है। देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, ई आर ए अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, आर, ठीक है, इंटू हम क्या लिखेंगे, आर प्लस आर। सही है क्या, ठीक है। यही क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा आई, यही एरर हो गया, क्या हो गया, एरर। जब भी कोई पूछे, एक पॉइंट और बता दिया मैंने कि एरर, ये सिंपल क्या हुआ, एरर है।
अब देखो यहां से तुमको क्या करना है, E अपॉन आर। देखो हमने क्या लिखा था, इसको हमने ऐसे लिखा यहां से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं I अपॉन 1 प्लस, ठीक है, R अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, RA, सही है। अब यहां देखो डेल्टा I अपॉन हमने क्या लिखा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस R अपॉन RA, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, यही होता है ना फ्रैक्शनल एरर, कभी कभी भी पूछा जा सकता है फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज एरर कोई पूछे, यहाँ ये भी बता दिया, फिर मैं आता हूँ डेल्टा I अपॉन I, ठीक है। परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन R अपॉन क्या हो गया, RA इंटू 100, सही है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा परसेंटेज एरर, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है एडवांस वगैरह में कि नहीं परसेंटेज एरर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये आना चाहिए कि हम परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एरर को देखो, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ हमने क्या किया है, सिंपल एमीटर नहीं कनेक्ट किया, उसके किसी ट्रू रीडिंग हो गया, ये क्या है मेजर रीडिंग हो गया। यहाँ आइडियल एमीटर हमने मान लिया, यहाँ क्या है नॉन आइडियल, आई मीन उसका कुछ इंटरवल, दोनों के कॉरस्पॉन्डेंस हमने क्या किया, करेंटली डाला। फिर ये जानते हो डेल्टा I का मतलब क्या होगा, एरर, ठीक है। अब एरर क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये मैंने लिख दिया। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू, और उसके बाद हमने परसेंटेज एरर लिखा। इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तुम बताओ क्या होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा, एक बहुत देखो, तो ये हम बोल सकते हैं ये जीरो कब होगा, देखो तो एरर जीरो कब हो सकता है, बताना थोड़ा यहाँ से नोट में तुम देख सकते हो। देखो तो यदि मैं ये बोलूं कि R का वैल्यू क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो R अपॉन स्मॉल r क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 1 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ से समझ में आया, यहाँ से तुमको कि क्या होना चाहिए, इफ हमने माना, देखो तो इफ क्या होगा, R डिक्रीजेस, ठीक है, देन यहां क्या होगा, देन, ठीक है, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, I डिक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहां लिख देंगे इफ, देखो तो क्या हो जाएगा, इफ R A is nearly equal to 0, देन क्या हो जाएगा, देन बताओ परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है कि आप जितना इसका वैल्यू कम रखोगे उतना ही ये वाला वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और उतना ही क्या होगा, एरर जो होगा, यहाँ मैंने रखा है स्मॉलर का क्या होगा, यहाँ इफ यहाँ से लिख सकते हो कि स्मॉलर, देखो स्मॉलर द क्या होगा, द वैल्यू ऑफ क्या होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ RA, मोर एक्यूरेट क्या होगा, मोर एक्यूरेट विल बी क्या होगा, विल बी रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वाइस वर्सा। समझ में आया ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि आईडी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हम क्या करते हैं, बहुत छोटा रखते हैं। समझ में आया ना। स्मॉलर, अब भी पूछा जा सकता है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो कौन सा रेजिस्टेंस है, देख रहे हो, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट मेजर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि स्मॉल आप बोल रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ RA, मोर एक्यूरेट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एमीटर। समझ में आया, एमीटर एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में
रखना है। इसलिए हम एमीटर को क्या करते हैं एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं, जितना स्मॉल कंसीडर हम कर सकें। अब नोट में 2 पॉइंट लिख लेना है। अब सर्किट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, यदि एमीटर दिया हुआ है तो तुम प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, उसके बारे में मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नोट में देखो क्या लिखोगे कि इफ, पहला पॉइंट क्या है, इफ टू क्या होगा, टू गेट द रीडिंग ऑफ एन एमीटर। यह सिंपल मैं प्रॉब्लम से बता देता हूं, सबसे अच्छा है तुम लिख लेना, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल लिख दो। मान लो कि यहां क्या है, ऐसे एक एमीटर यहां है, एक एमीटर यहां हो गया, A2, ठीक है। देखो ध्यान से, और एक एमीटर यहां है, ठीक है। ये कोई बैटरी है। देखना एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, क्या करना है यही मैं लिख दूंगा। चलो इसको मैं मान लेता हूं R, ठीक है, इसको 2R और इसको 3R, ठीक है। इसका EMF मैं ही मान लेता हूं। समझ में आया क्या? आपको क्या करना है, फाइंड रीडिंग ऑफ एन एमीटर्स shown in the above figure, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, shown in the figure। अब पहला स्टेप वाइज मैं बता देता हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन, एक ही क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहला क्या है, रिप्लेस। देखो यहां ध्यान से, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट replace all emitter, ये emitter by their internal resistance, समझ में आया? पहला स्टेप क्या है, हमने क्या किया कि जितने एमीटर्स हैं उनको क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। समझ में आया क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। हमने कर दिया है ना, सर्किट में जैसा बोला गया वैसा मैंने कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप। तो अब सर्किट क्या करते हैं, रिड्रॉ कर देते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। हमने क्या किया, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस से एमीटर को क्या किया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है। समझ में आया क्या है, यहां करंट दिखा दो, इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, ये I मान लो, ठीक है। यहां तक I, यहां क्या होगा, चलो I1 मान लेते हैं, और इधर क्या हो गया I2, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, करंट दिखा, यहां भी दिखा दो आप। तो इधर क्या है I, यहां से इधर क्या जा रहा है I1, इधर क्या होगा I2, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। अब सिंपल क्या करना है, I, जिस एमीटर I1 क्या है, एमीटर 1 से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या है, एमीटर 1 से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां सिंपल रीडिंग ऑफ क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं, देखो रीडिंग ऑफ क्या होगा, E1 का मतलब क्या, एमीटर क्या हो जाएगा I1। रीडिंग ऑफ क्या होगा, एमीटर E2 इज इक्वल टू क्या होगा I2। रीडिंग ऑफ एमीटर E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3।
अब आपको क्या करना है, I1, I2 और I3 क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, जितने भी एमीटर्स दिख रहे हैं सबको इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करो, रिप्लेस कर दो। अब उनके थ्रू जो करंट जा रहा है उनको मेजर कर दो, वही जो करंट होगा वो क्या होगा, एमीटर्स का क्या होगा, रीडिंग होगा। समझ में आई बात? अब यार ये आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, एक स्टेप में लिख सकते हैं, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लिख करके देखो, ये दोनों पैरेलल में है तो देखो सर्किट एक बार और रीड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो ये कितना हो जाएगा 2R, आई मीन कितना हो जाएगा 6R अपॉन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, करंट यही आई होगा, कोई डाउट नहीं है यही। ठीक है, ये कितना है R है, सही है ना। अब देखो यहां से तुम I डायरेक्ट लिख सकते हो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन क्या हो जाएगा 11R। ठीक है, तो एमीटर का रीडिंग मालूम चले किसका, ये 3, आई मीन इस एमीटर, देखो तो इस एमीटर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो I अपने को मालूम चल गया। तो एमीटर 3 का जो रीडिंग है वो अपने को मालूम चल गया। अब देखो ये क्या है, यहां से मैंने तुमको पढ़े हुए 3 भी बताया था कि इधर से अब मुझे क्या करना है, I1 I2 कैलकुलेट कर लेना है। देखो यहाँ इधर से करंट कितना आ रहा है, यहाँ I आ रहा है, ये I हो गया, इधर I1, इधर क्या होगा I2, ये कितना है 2R, दिस इज 3R। ठीक है, यही है ना, मैंने केवल इतना सर्किट दिया है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि तुमको I1 लिखना है, देखो तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू, यदि इस 2R में करंट लिखना है तो न्यूमरेटर में 3R वाला अपोजिट R वाले रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो 3R डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, देखो 3I अपॉन क्या हो जाएगा 5। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से I2 लिखना है तो I इंटू क्या लिखेंगे 2R अपॉन 5, आई मीन कितना हो जाएगा 2/5 I। I का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तो यहाँ से करंट जो है वो क्या होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या हो गया, मालूम चल गया तुमको। ठीक है, क्या है एमीटर का रीडिंग क्या है अपने को मालूम चल गया। यहाँ वैल्यू रखो तो I कितना है, देखो कितना दिया हुआ है, तो 3E अपॉन क्या हो जाएगा 11R। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2E अपॉन क्या हो जाएगा 11R। ठीक है, ये कैसे आता है ये भी बताया था। देखो यहाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हो, एक इक्वेशन हो गया। ये दोनों पैरेलल में है तो इनके क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस उतना ही होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2I1 इक्वल टू क्या होगा 3I2, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो ये तुमको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एमीटर के द्वारा जो रीडिंग हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर को का रीडिंग हम कैसे मेजर करें। समझ में आई बात? इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, दूसरा कुछ नहीं है। इसमें कुछ अलग तरह से नहीं दिया हुआ है, केवल 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, प्रैक्टिकली जितना स्मॉल पॉसिबल हो सके उतना होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर, ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है, ये सिंपल पॉइंट कुछ लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस between potential difference between two points of ये क्या होगा सर्किट, आई मीन सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है
तो ऑफकोर्स क्या चीज में हम कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, क्या चीज में कनेक्ट करें, कैसे, क्या चीज का मतलब क्या होगा, कैसे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए और पैरेलल में, तो ऑब्वियसली पैरेलल में अपने को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या होगा, टू, क्या होगा, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन two points in a circuit, ठीक है, it is always connected in parallel, ठीक है, समझ में आया ना। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, वोल्टमीटर is as high as possible and यही लिख देता हूं, ideally its internal resistance, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, इनफाइनाइट। समझ में आना है, याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली। और आइडियल क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। अब सिंबल क्या होता है वोल्टमीटर का, देखो सिंबल क्या होगा, ठीक है, सिंबल क्या होगा, ऐसा, ठीक है, सिंबल का क्या होगा, वोल्टमीटर, ये सिंबल हो गया। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, RB, इसको लिख देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका रीडिंग हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कि यहाँ मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, ये भी क्या है, वोल्टमीटर को हम, वोल्टमीटर का आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों कंसीडर करते हैं, एंड उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा क्यों रखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो क्या क्या क्वेश्चन है, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल एंड आइडियली इट मस्ट बी इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका जो सिंबल है, देखो सर्कल है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, V लिखा है, दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। RB मैंने क्या पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, समझ में आया। इस पार्ट में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।